रिसेंटली एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ का ये कहना है कि एक्चुअली जो राज्यसभा में अभी जो इलेक्शन हुए हैं राज्यसभा में कांग्रेस के पास बहुत ही कम सीट रह गई है। बहुत ही कम, मतलब एक सीट अगर कम हो गई तो वो जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, जो भी प्रिविलेज अपोजिशन पार्टी को मिलते हैं वो अपोजिशन पार्टी के प्रिविलेज कांग्रेस से निकल जाएंगे। अब वो न्यूज़ बस इतनी थी, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, वी शुड गो टू द स्टैटिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक पार्ट इसीलिए क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे, मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी चीज़ से आएंगे। ठीक है, अब एक्चुअली हमें डिफरेंस करना पड़ेगा राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा, पावर्स इनके मेंबर्स के बीच में। राज्यसभा और लोकसभा ये जो नाम दिए गए थे ना 1954 में दिए गए थे। ठीक है, राज्यसभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जहाँ पे स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल, मतलब डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स दैट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स। ठीक है, एमपीज एमएलएज। अभी ये जो राज्यसभा होता है ये अपर हाउस होता है और लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है। राज्यसभा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है इंडियन यूनियन में, और जो लोकसभा होता है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है एज अ होल। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है ना लोकसभा का पार्ट होता है ना राज्यसभा का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ही इज़ अ और शी इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में। अब ये जो इंडियन पार्लियामेंट है ये हमने बाई कैमरल क्यों रखी है? बाई कैमरल मतलब क्या? कैमरा मतलब क्या? देखो, कैमरा मतलब आइज़। ओके, बाई कैमरा मतलब क्या? दो आइज़। दो आइज़ कौन से फॉर्म में? लोकसभा और राज्यसभा के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो इंडियन पार्लियामेंट है ये दो है, बाई कैमरल है। क्यों? है ना, इनको बन के ही पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट इनको बन के ही पार्लियामेंट बनता है। ये बाई कैमरल इसीलिए रखी है। बाई कैमरल मतलब क्या? पहली चीज़ तो राज्यसभा और लोकसभा उसके अंदर है। इसके पीछे कुछ रीजंस थे। ठीक है, इसके पीछे जो इंडियन पार्लियामेंट हमारा बाई कैमरल है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो है उसके पीछे कोई रीजंस है। रीजंस जैसे कि पहला तो हिस्टोरिकल रीज़न है। क्या हिस्टोरिकल रीज़न है? कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है वो इंट्रोड्यूस किया था किसने? ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कब किया? 1947 ने 47 में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये सोचा कि ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है ये हम इंडिपेंडेंस के बाद भी हम यूज़ करेंगे। ओके, ये है हिस्टोरिकल रीज़न, हिस्ट्री ने कैसे इसको यूज़, हिस्टोरिकल रीज़न। दूसरा है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न मतलब क्या? इसका क्या रीज़न है? पहला रीज़न पॉलिटिकल रीज़न ये है कि फेडरल इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। फेडरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? फेडरल मतलब क्या? सेंटर और स्टेट के बीच के पावर्स अलग अलग, या डिस्टिंक्ट पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऐसे पावर जो सेंटर बना सकता है, ऐसे ऐसे लॉज जो स्टेट बना सकता है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फेडरल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, अगर उसको अमेंडमेंट करनी है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में सेपरेटली पास होना पड़ता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और अगर उसमें भी अगर वो फेडरल प्रोविज़न अगर वो अमेंड करना चाहता है तो रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, लक्ष्मीकांत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ, तो पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि राज्यसभा जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, कि जो स्टेट्स है जैसे कि पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरीज है, लद्दाख वगैरह, अब इनका ज़्यादा करके इनके जो मेंबर्स होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इनको भी अपना वॉइस, मतलब नेशनल डिसीजन में अपना वॉइस रखने का अधिकार है ना, तो इसीलिए राज्यसभा क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक्ट एज चेक ऑन पावर ऑफ लोकसभा, है ना। प्रैक्टिकल रीज़न क्या है? पहली चीज़ प्रैक्टिकल तो ये है कि जो इंडिया का साइज़ और डाइवर्सिटी है ये बहुत बड़ी है, और इसके लिए बस लोकसभा ही रखना ये ठीक नहीं रहता,
क्योंकि लोकसभा में लोग इलेक्ट करके दे रहे हो सकते हैं ऐसा पॉपुलेशन है, ऐसा स्टेट है कि जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है और उनको तुमने पहले बहुत कम रिप्रेजेंटेशन दिया है, बहुत कम सीट्स दी है, तो फिर जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा सीट्स है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरी तरफ एक केरला है उनको बहुत कम है, या चंडीगढ़ है, तो अंडरस्टैंडिंग। तो एक प्रैक्टिकल रीज़न ये था, और एक रीज़न ये था कि जो राज्यसभा में है जो एमिनेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, जो इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते, तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। जो 12 ऐसे लोग होंगे जो राज्यसभा में जिनको एक प्रोफेशनल, मतलब लिटरेचर, साइंस, ऐसे इसमें आर्ट, स्पोर्ट्स, इसमें जो बहुत एमिनेंट प्रोफेशनल होंगे उनके लिए सीट्स मिलेगी। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या क्या है लोकसभा और राज्यसभा में। पहला तो इलेक्शन है। लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट इस के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं, वही राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होते हैं। ठीक है, ये तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, फिर मैं एक थोड़ा सा एक व्यू दे दूँ। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब क्या कि एक विलेज है, उस विलेज में 2 कैंडिडेट्स हैं, ओके, ए और बी। अब ये कैंडिडेट ने हो सकता है कि इसने 20 वोट्स लिए, 100 वोट्स है, उसमें से 20 वोट्स इसने लिए और इसने बस 22 लिए। फर्स्ट पास द पोस्ट ऐसा नहीं कहता कि तुमको 50% लेना पड़ेगा, है ना, तभी मेजोरिटी बोलेगी, तभी मेजोरिटी होगी तुम्हारी, नहीं। फर्स्ट पास द पोस्ट कहता है कि अगर तेरे को 20 मिले तो इसको तेरे से बस ज़्यादा मिल जाए। अगर ए से ज़्यादा मिल गए बी को तो ऑब्वियसली ही विल फर्स्ट वन टू पास द पोस्ट। ठीक है, इसको वो पोस्ट मिल जाएगी वहाँ की, ये बी जीत जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि ये एरिया है, जैसे पंजाब है समझो, ये पंजाब को बहुत कम सीट्स मिली है, ठीक है, तो इनको हम राज्यसभा में कुछ सीट्स देंगे जो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स रहेगी। अंडरस्टैंड, जैसे 13 हरियाणा वगैरह को, ऐसे ये फिक्स रहेंगी ये सीट्स। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करेगी, देखो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे राज्यसभा में, बट इन अ प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनका एरिया, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, एज क्या होती है लोकसभा में? अगर मेंबर बनना है तुमको लोकसभा का तो 25, राज्यसभा में 30। ठीक है, टर्म कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। ये परमानेंट बॉडी है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि हर 11 महीने के बाद इनका इलेक्शन होता है ना, तो परमानेंट होती है ये। लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जिसको ही चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा का। ओके, देन कंपोजिशन कौन कौन होता है इसमें? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 550 है। ठीक है, इसमें से 530 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और 20 यूटी को। अभी की स्ट्रेंथ कितनी है? 543 स्ट्रेंथ है अभी की। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 250। ठीक है, इसमें से 238 स्टेट से आए हैं, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 12 नॉमिनेटेड है। अभी करंट की स्ट्रेंथ कितनी है? 245। ठीक है, लोकसभा में वोट कौन कौन कर सकता है ना, वोट कौन कौन कर सकता है? 18 से ऊपर वाले सारे वोट कर सकते हैं। यहाँ पे वोट कौन कर सकता है? यहाँ पे कॉमन इंसान नहीं वोट कर सकता है। जो इंसानों को, जो कैंडिडेट्स को तुम जैसे कि एमएलए वगैरह होते हैं, तुम जो इलेक्ट करके देते हो, वो स्टेट लेजिस्लेचर के, असेंबली के और यूनियन टेरिटरी के लोग राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। ओके, पावर्स क्या है लोकसभा और राज्यसभा के? पहला पावर ये है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर्स ये है कि राज्यसभा लोकसभा से थोड़ी ताकतवर कम है लेकिन इक्वल राइट्स है उनको। ठीक है, अब कैसे इक्वल है बताता हूँ। जैसे कि तुम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल या फिर कोई ऑर्डिनरी बिल या फिर कोई फाइनेंशियल बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को अगर इम्पैक्ट कर रहा हो,
तो होगा क्या, ये जो पावर्स है ना, ये जितनी भी पावर्स है, ये पावर्स ऐसी पावर्स है जो राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को इक्वल दी गई है। तो अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या फिर कोई भी फाइनेंशियल बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर पे इफ़ेक्ट करने वाला है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इम्पीचमेंट की प्रोसेस से रिलेटेड सारे के सारे जो राइट्स है वो राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को इक्वल दिए गए हैं। अगर कोई रिकमेंडेशन देना है कि अगर रिमूवल करना है किसी भी चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का, इलेक्शन कमिश्नर का या फिर कैग का, है ना, इनका अगर तुमको रिमूवल करना है तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। अगर इमरजेंसी, किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये ऑर्डिनेंस का अप्रूवल राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग तुमको पास करना पड़ता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होता है उनके सिलेक्शन के लिए भी राज्यसभा लोकसभा को इक्वल राइट्स है। ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी या कैग अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है, उनके कंसिडरेशन की रिपोर्ट को भी दोनों को इक्वल राइट दिया गया है। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर जुरिडिक्शन बढ़ाना है ना, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अगर बढ़ाना करके हिमाचल प्रदेश में करना है, ऐसे बड़े बड़े अगर उसका एरिया बढ़ाना है और यूपीएससी से रिलेटेड भी सारे चीज़ें राज्यसभा और लोकसभा के इक्वल राइट्स दिया गया है। नेक्स्ट, क्या स्पेशल पावर्स है लोकसभा के पास? लोकसभा के पास स्पेशल पावर ये है कि मनी बिल ये बस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। लोकसभा फाइनल अथॉरिटी होती है मनी बिल को, पर्टिकुलर बिल को मनी बिल कहने के लिए। ठीक है। ये जो बिल है, अगर ये मनी बिल है या नहीं है, ये बस स्पीकर ही तय कर सकता है, बाकी और कोई भी नहीं। ठीक है। बस स्पीकर ही कर सकता है कि ये मनी, जैसे आधार बिल था ना, आधार बिल वॉज पास एज अ मनी बिल, और ये बस स्पीकर ने ही बोला था। ठीक है। मनी बिल को राज्यसभा ना रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है। उसको या तो पास करना पड़ता है, 14 दिन में करना पड़ता है, 14 डेज़ में लोकसभा को वापस करना पड़ता है वो बिल। या तो तुम रिकमेंडेशन दो या फिर विदाउट रिकमेंडेशन। ठीक है। अब लोकसभा ये जो रिकमेंडेशन दी है राज्यसभा ने मनी बिल पे, ये तो या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। दोनों इसमें अगर इसने रिजेक्ट किया या पास किया, ये ऐसे ही कहा जाएगा कि दोनों केसेस में ये पास हो चुका है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसमें पास कर दिया है बिल। फाइनेंस बिल में अगर आर्टिकल 110 से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है, वो भी बिल लोकसभा में ही तुमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ना कि राज्यसभा में, बस लोकसभा में ही। ठीक है। अब आर्टिकल 110 टैक्सेस से रिलेटेड होता है। ठीक है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की जो जॉइंट सीटिंग होती है, इसका जो स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो इसको प्रिसाइड करता है। ठीक है। राज्यसभा बस बजट को डिस्कस कर सकती है, वोट नहीं कर सकती उस पर। ठीक है। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी रिजोल्यूशन को रोकना है, नेशनल इमरजेंसी को रोकना है, तो वो लोकसभा में ही पास हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगर राज्यसभा को लगता है या फिर राज्यसभा के पास कोई राइट्स ही नहीं दी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाले। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि लोकसभा के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। ये ऑब्वियसली जो
एट द एंड ऑफ द डे ये किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसकी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लोकसभा को ही। तो इसीलिए राज्यसभा को कोई राइट नहीं दिया गया इस सब चीज़ों में। अब ऐसे कौन से राइट्स है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है? ठीक है, आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को ये ऑथराइज करता है कि अगर कोई भी चीज़ स्टेट लीज से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर स्टेट लीज से रिलेटेड है तो वो राज्यसभा करेगी। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन आता है? IAS, IPS और IFOS, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सारा इससे रिलेटेड सारे लॉ राज्यसभा बनाती है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए सिर्फ राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है, लोकसभा नहीं। इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम की प्रेसिडेंट ने, ठीक है, तो ये जो होता है लोकसभा तो ऑब्वियसली इसको डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रोक्लेम कर देता है कि इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें से प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देता है। और कभी कभी क्या होता है लोकसभा सेशन में नहीं होती है, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो उसमें क्या हो जाता है राज्यसभा उसको प्रोक्लेम प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस देती है। तो ऐसा अगर लोकसभा नहीं भी रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राज्यसभा ही उसको प्रोक्लेम प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि इफ़ेक्टिव रहेगी, सिर्फ राज्यसभा ने ही अप्रूवल दे दिया तो। ठीक है, अभी क्रिटिसिजम्स क्या है राज्यसभा के, कि क्या क्रिटिसाइज़ करती है या क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है राज्यसभा को? पहली चीज़ तो ये बोला जाता है कि जो राज्यसभा है ना, ये बस एक रिवाइजिंग चेम्बर है, क्योंकि मोस्टली जो काम होता है वो सारा का सारा लोकसभा करता है और राज्यसभा बस एक रिव्यू की तरह काम करती है। कोई लॉ आया, कोई मनी बिल आया, बस देखा, रिकमेंड किया, किया नहीं किया, वो 14 दिनों में वापस। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है कहते हैं, ठीक है, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर एक स्टेट को, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा। मनी बिल, मैंने बोला तुमको मनी बिल है जो राज्यसभा को बाईपास करके भी तुम पास कर सकते हो। ओके, ये एक राज्यसभा का निगेटिव पॉइंट है। अनडेमोक्रेटिक एस्पेक्ट मतलब क्या? 12 नॉमिनेटेड जो होते हैं वो 12 नॉमिनेटेड अनडेमोक्रेटिकली होते हैं, मतलब हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के पास में हो, वो जो लोग तुम नॉमिनेट कर रहे हो, ठीक है, और उनको एक्चुअली उतना कुछ है भी नहीं, फिर भी तुम उसको ले रहे हो ताकि उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर ज़्यादा है। ओके, डूइंग अवे विथ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट मतलब क्या कि एक्चुअली ये इंसान जिसको तुम राज्यसभा में डाल रहे हो, इंसान है कहाँ का? डोमिसाइल रिक्वायरमेंट ये पहले था, लेकिन अभी क्या है, एंड कर दिया है 2003 से, RPA 1952 एक्ट को अमेंड करने के बाद। ठीक है, राज्यसभा में पहले एंट्री मिलती थी उसके डोमिसाइल के हिसाब से, मतलब एक्चुअली वो है कहाँ से उसके हिसाब से, अभी वैसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा का एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस है क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में? पहला तो है, अगर कोई भी ऐसा लॉ आ रहा है कि जो स्टेट के ऑटोनॉमी को प्रिवेंट कर सकता है, ऑटोनॉमी को हार्म कर सकता है, तो उसको राज्यसभा प्रिवेंट कर सकता है। रीजनल पार्टी का ज़्यादा करके तुम देखोगे माइनॉरिटी पार्टीज़ राज्यसभा में ज़्यादा करके वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राज्यसभा एक सेफ्टी वॉल है, अगर हो सकता है लोकसभा सेशन में ना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो राज्यसभा होती है। लोकसभा जैसी वो, राज्यसभा परमानेंट है, लोकसभा परमानेंट नहीं है, 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। रिव्यू और रिवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंस है राज्यसभा का, फर्स्ट चेंबर कहते हैं इसको, हाउस ऑफ एल्डर्स। चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, हो सकता है कि लोकसभा पॉपुलर सेंटिमेंट दे रही हो, लेकिन राज्यसभा को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा उस पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, है ना? जैसे स्टेट में भी 2 चीज़ें होती है, एक होता है
लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सेंटर की लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपनी राज्यसभा। तो ऐसा क्यों है कि राज्यसभा ज़्यादा ताकतवर है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके हिसाब से जो राज्यसभा है ये फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए ताकतवर बना है इसको। स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जो राज्यसभा में लोग आते हैं ना, ये अलग अलग टाइप, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हेट्रोजीनस कॉन्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। फिर कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बस एक डायलेटरी चैम्बर है। डायलेटरी चैम्बर क्या होता है कि देखो, यहाँ से एक चीज़ आई, इसमें आई और निकल गई, इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पैसेज फॉलो कर रही है, डायलेटरी। तो इनका ये कहना है कि जो राज्यसभा है ये एडवाइजरी है ना। राज्यसभा एडवाइज करेंगे हर चीज़ में, लेकिन लोकसभा हर चीज़ में, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह पे एडवाइस नहीं कर सकती है, ये एक चीज़ है। ओके, तो दिस इज़ द ऑल स्टैटिक पार्ट जो इस न्यूज़ से रिलेटेड था। ओके, थैंक यू।